नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित वीडियो लेसन्स के सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी डिवाइसेस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसको जरूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। इस वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले लेसन में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, या मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की। ये किस टाइप का एक नया टर्म आया, वर्चुअल मेमोरी। देखिए क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो वो CPU के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, और आपके पास क्या है, एक रैम। और इस रैम को कौन जानता है, CPU। यानी कि CPU को कुछ भी चाहिए तो कहाँ जाएगा, रैम के पास। अब आपको पता है कि रैम का साइज फिक्स होता है, लगभग 4 GB, 8 GB। फिक्स का मतलब छोटा होता है थोड़ा, ये कई बार 16 GB, 12 GB ऐसे लगे रहते हैं अच्छे सिस्टम्स में। तो मान लो आपको 50 GB का कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन आपका रैम अगर ज़्यादा भी लगाया है आपने तो 16 GB है आपके पास। या आप ऐसा कह सकते हैं जैसे 8 GB का रैम एक नॉर्मल हम लेते हैं, नॉर्मली 8 GB का रैम आजकल होने लगा है। तो मान लो आप 10 एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, और हर एप्लीकेशन, फिर इस एग्जांपल के लिए इसको इवन मान लेते हैं, हर एप्लीकेशन 2 GB डेटा चाहिए इसको। अब आप अगर जोड़ें तो 10 एप्लीकेशन 2-2 GB डेटा लेगा रैम में, तो कितना हो गया टोटल, 20 GB रैम चाहिए। उसके अलावा रैम में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फाइल्स रैम में हमेशा स्टे करते रहते हैं, जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो वो रैम में चाहिए। तो कुछ एरिया रैम का भरा रहता है पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण, तो कुछ तो चला गया। इसके अलावा अगर वो पूरी तरह खाली मान ले हम, फिर भी आपको 20 GB डेटा चाहिए, जबकि आपका रैम केवल 8 GB है। तो इस केस में आपका जो प्रोग्राम है या आपके जो सारे एप्लीकेशंस हैं वो कैसे रन करते हैं, कैसे एक साथ रन होते हैं, जबकि रैम में उतना मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए है नहीं। फिर भी आपने देखा होगा आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ रन हो रहे होते हैं। उसके पीछे की कहानी है वर्चुअल मेमोरी। क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट आया वर्चुअल मेमोरी में। उसमें ये कहा गया कि हार्ड डिस्क जो आपका है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वो स्लो है और वो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो क्या कहा गया, उन्होंने कहा वर्चुअल मेमोरी के डिज़ाइनर्स ने, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये वर्चुअल मेमोरी, उन्होंने कहा कि हम रैम का एक नाम है, रैम को फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। फिजिकल मेमोरी ये रैम का ही नाम है, ठीक है। फिजिकल मेमोरी टर्म रैम के लिए कब आया, वो वर्चुअल मेमोरी के इंट्रोडक्शन के बाद आया। क्या हुआ, इन्होंने कहा वर्चुअल मेमोरी के डिज़ाइनर्स ने कि हम क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में या SSD में हम एक एरिया बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, लॉजिकल मेमोरी। क्या कहेंगे, लॉजिकल मेमोरी। यानी कि ये केवल लॉजिकल है, ये फिजिकली नहीं है, लॉजिकल है। केवल ये हमने ऐसा भ्रम बनाया, मतलब डिजाइनर्स ने इस कॉन्सेप्ट को बनाने वालों ने एक भ्रम बनाया, लॉजिकली बस ये एग्जिस्ट करता है, इसी का नाम दिया वर्चुअल। वर्चुअल मतलब ये वर्चुअल है, बस ऐसा लग रहा है कि ये मेमोरी है, जबकि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर्ड है वहीं पर हमने क्या किया, एक एरिया बना दिया, एक हमने उसी को क्या बोला, वर्चुअल मेमोरी। अब मान लो हमारा एप्लीकेशन 50 GB का है, तो हार्ड डिस्क का ये 50 GB पूरी का पूरा, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या यूँ कहें हमारे CPU को ऐसा लगता है कि ये पूरा 50 GB ही रैम है। समझ रहे हो बात आप, रैम हमारा कितने का GB का था, 8 GB या 16 GB का। लेकिन वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट के बाद ये इस पूरे एरिया को, ये जितने में ये प्रोग्राम स्टोर है, इसी को हमने पूरा रैम बना नहीं दिया, रैम की तरह रिप्रेजेंट करवा रहे हैं किसको, CPU को लग रहा है कि यही रैम है। तो ये है नहीं रैम, लेकिन इसको लग रहा है इसको CPU को, इस कारण इसका नाम क्या है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, या लॉजिकल मेमोरी। तो ये वर्चुअल या लॉजिकल जब हमने टर्म यूज किया तो फिर हम रैम को क्या बोलें, तो रैम फिजिकल मेमोरी है। एक्चुअली में डेटा यहाँ रहता है, क्योंकि CPU को आपको मालूम है डेटा CPU को लेने के लिए रैम के पास ही जाना पड़ता है,
लेकिन रैम सीपीयू को लग रहा होता है कि हमारा रैम यहाँ है, जबकि हम यहाँ से डेटा डायरेक्ट सीपीयू को नहीं दे सकते, वो स्पीड हम नहीं दे पाएंगे। हमको डेटा देना कहाँ से है, रैम से ही। और ये बीच में इन सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ रहे हो आप, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है, वर्चुअल मेमोरी की मदद से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू को एक भ्रम दिया कि ये जितना भी बड़ा हम आपका प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो पूरा का पूरा ही क्या है, रैम है। तो सीपीयू को लगा कि ये पूरा रैम है। सीपीयू फिर घबराता नहीं, वो पूरी तरह अपने आप से वो उसको जब जैसा डेटा चाहिए, जिस एड्रेस का डेटा चाहिए, वो एड्रेस जनरेट करता है कि मुझे इस एड्रेस से डेटा चाहिए, इसी को रैम समझकर। लेकिन रैम एक्चुअली में जो आपका मेमोरी, आपका जो डेटा है वो कहाँ स्टोर कर रहा है, रैम में। तो जो सीपीयू वर्चुअल मेमोरी के केस में जो एड्रेस जनरेट करता है उसे कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस ये वो कहाँ का एड्रेस जनरेट करता है, यहाँ का। इसको रैम मानकर जो आपका वर्चुअल मेमोरी है, जो कि हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट करता है वर्चुअली, उसको रैम मानकर ये एड्रेस जनरेट करता है सीपीयू डेटा के लिए, उसे कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। लेकिन हमारा डेटा एक्चुअली में कहाँ है, फिजिकल मेमोरी में, यानी कि रैम में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस को फिर एक ट्रांसलेशन मेथड से वर्ड फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, फिजिकल एड्रेस में। और फिर इस फिजिकल एड्रेस पर जाकर यहाँ से डेटा उठाकर कहाँ दिया जाता है, सीपीयू को। तो सीपीयू को लगता है कि हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। बात समझ में आई, यानी कि काम पहले की जैसा ही हो रहा है, बस हम सीपीयू को ये एक भ्रम देते हैं कि हमारे पास बहुत इनफ रैम है, तुम एड्रेस जनरेट करते जाओ, घबराओ नहीं। समझ में आई बात। तो इस कारण क्या हुआ कि हमारे छोटे रैम में भी हम बहुत सारे एप्लीकेशंस या इससे बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिर चूंकि हमें डेटा तो रैम में ही रखना है, रैम से ही सीपीयू को देना है, तो फिर इतने बड़े ये 50 जीबी के डेटा को हम यहाँ लाएंगे कैसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक वर्चुअल मेमोरी है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल मेमोरी स्पेस। ठीक है। और हमारे पास इधर क्या है, रैम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल मेमोरी या फिजिकल स्पेस या फिजिकल मेमोरी स्पेस। ठीक है। मैं सीपीयू को बीच में सुविधा के लिए समझने के लिए हटा रहा हूं, सीपीयू है ना, सीपीयू ही सारा काम कर रहा है। अब आपको मालूम है, मान लो ये आपके किसी एक प्रोग्राम का वर्चुअल स्पेस है या वर्चुअल मेमोरी, यहाँ पर उसके सारे फाइल्स रखे हुए हैं। क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि उसका पूरा डेटा ही यहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये पूरा का पूरा उसका यहाँ पर डेटा होगा। अब हम क्या करेंगे, रैम हमारा छोटा है और रैम में दूसरे और एप्लीकेशंस भी रखे हुए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे वर्चुअल मेमोरी स्पेस को एक खास एक एक डेटा ना करके हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, कुछ मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब एक एक बाइट ना करके हम इसको कुछ बाइट्स का ग्रुप बना देंगे, बंच बना देंगे, ठीक है। उसको हम नाम देंगे क्या, पेज। यानी कि मान लो हमारा पूरा डेटा 50 जीबी का था, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 केबी का, मान लो 10 केबी के पैकेजेस में बांट देंगे। मतलब 10 केबी के ग्रुप्स में बांट देंगे पूरे इसके डेटा को। और ये जो 10 केबी का एक डेटा बना, एक डेटा ब्लॉक बना, एक ग्रुप बना, उसे हम कहेंगे क्या नाम देंगे, पेज। ठीक है। यानी कि हमारा जो वर्चुअल मेमोरी स्पेस था अब ये पेजेस में बट गया। ऐसे तमाम पेजेस यहाँ पर इकट्ठे हो गए, कितने, 10 केबी के, जितने भी बने, नंबर कितने भी हो सकते हैं, नंबर डजंट मैटर। लेकिन ये साइज, कितने साइज का पेज बनाना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है। ऑप्टिमल लेता है, जिससे कि हमारा प्रोसेस बिगड़े नहीं, हमारा काम आसान हो। ठीक है। तो बहुत सारे पेजेस हो गए। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू इनमें से किसी एक डेटा का एड्रेस जनरेट करेगा। हम क्या करेंगे, तो हमारा और आपका जो ये रैम है, रैम में भी इसी तरह बाइट्स है ना, इसको भी क्या करेंगे, रैम के भी लोकेशंस को हम पेजेस में बांट देंगे। यानी कि हम ऐसे ग्रुप्स में बांट दिया, ऐसे ये ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ऐसे करके चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, ऐसे ग्रुप बन गया। अब ये एक एक बाइट ना रह करके, एक एक वर्ड ना रह करके अब ग्रुप बन गया। ये ग्रुप का भी साइज सेम होगा, जो पेज साइज है वर्चुअल मेमोरी में, वही साइज यहाँ पर रैम में भी रहेगा। लेकिन रैम में जो हमने ये ग्रुपिंग की, मेमोरी की एक साथ इकट्ठा, इसको हम फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेम। तो वही सेम चीज जब आप ग्रुपिंग मेमोरी की करते हैं, तो रैम में वो फिजिकल मेमोरी में क्या कहलाता है, फ्रेम, जबकि लॉजिकल मेमोरी में वो क्या कहलाता है, पेज। ठीक है।
अब मान लो सीपीयू ने कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया एक डेटा का जो कि इस पेज में एग्जिस्ट करता है, तो वर्चुअल मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये डेटा सीपीयू को चाहिए और ये डेटा फिर कहाँ होना चाहिए, रैम में, तभी हम सीपीयू को दे पाएंगे। तो क्या करेगा, इस डेटा की जगह ये पूरा का पूरा पेज ही यहाँ से उठकर आएगा और कहाँ चला जाएगा, रैम के किसी खाली पेज में जो ब्लैंक होगा, जो पहले से ऑक्यूपाइड नहीं, वहां पर आकर स्टोर हो जाएगा और हम यहाँ से इस डेटा को दे देंगे। पूरा पेज लाने से क्या फायदा होता है हमारा, क्योंकि इस पेज में खाली वही डेटा ना होकर के इसके आसपास वाले भी डेटा हैं कुछ, तो ऐसा संभावना ज्यादा है कि सीपीयू ने अगर इस डेटा को एक्सेस किया है तो उसके बाद वाले को हो सकता है एक्सेस करे या उसके कुछ पहले वाले को हो सकता है एक्सेस करे। तो हम इस पेज को लाने से हम एक तरीके से कैश का भी काम कर रहे हैं, यानी कि अगर वो इसके आसपास का कोई डेटा सीपीयू नेक्स्ट जनरेट करने वाला है उसका एड्रेस, तो हम यहीं से उसको दे पाएंगे, हमें फिर से हार्ड डिस्क तक यानी कि वर्चुअल स्पेस तक नहीं जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वर्चुअल स्पेस से फिजिकल स्पेस में इस पेज को लाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हार्ड डिस्क स्लोअर है रैम के मुकाबले। लेकिन एक बार ये रैम में आ गया, अब इसके आसपास के जो डेटा हैं वो अगर सीपीयू मांगेगा तो हम बिना वर्चुअल स्पेस में जाए रैम से ही दे पाएंगे। और जाहिर सी बात है बीच में कैश भी लगा है, अगर कैश में वो डेटा है तो कैश से ही दे पाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो एक कंडीशन ऐसा है कि ये आपका रैम है और इसमें सारे इसके पेजेस भरे हुए हैं पूरे, और सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया जो कि इस पेज का है। अब इसमें सारे इसमें पेजेस भरे हुए, मतलब इसका सारा पेज जो फ्रेम है वो भरा हुआ है पेजेस से। तो इस केस में क्या होता है, अगर अब ये पेज उठकर जाना चाहिए रैम में क्योंकि ये डेटा सीपीयू को चाहिए, लेकिन ये तो भरा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, ऐसा पेज हम ढूंढेंगे रैम में जो कि बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, और उस पेज को हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो यहीं से डिलीट कर देंगे, नहीं तो इसको पहले ले जाकर जहां मान लो ये पेज वो था तो यहाँ पर ले जाकर रिप्लेस कर देंगे, कहाँ, वर्चुअल स्पेस में, और इस खाली वाले जगह पर हम ये वाला पेज उठाकर ले आएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अब यहाँ से इस डेटा को सीपीयू को दे देंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो हम पेज को जरूरत पड़ने पर उठा के यहाँ ला रहे हैं और फिर जब हमारा काम हो जा रहा है तो फिर से हम इसको स्टोर कर दे रहे हैं वापस, इसमें अगर कोई चेंज है तो, चेंज नहीं है तो हम इसको यहीं से डिलीट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है पेजिंग। तो आप ये नाम कई बार सुनेंगे या हो सकता है एग्जाम में भी है, इसे क्या कहते हैं, पेजिंग। ये किसका कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी का, ठीक है। और एक पेज से दूसरे पेज को रिप्लेस करना ये क्या कहलाता है, स्वैपिंग। समझ में आई बात। एक पेज, एक जो फिजिकल मेमोरी में जो फ्रेम है उसके जगह हम दूसरा ऑक्यूपाइड है उसके जगह दूसरा पेज ला रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वैपिंग। समझ में आई बात। तो ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ये है, इसमें पेजिंग यूज होता है, स्वैपिंग यूज होता है। और पेज का डेटा रखने के लिए कि कौन सा पेज फिजिकल मेमोरी के किस फ्रेम में स्टोर्ड है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक पेज टेबल। ये अलग से हमें बनाने की जरूरत पड़ती है, पेज टेबल। इसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ध्यान रखता है कि किस वर्चुअल, हर प्रोग्राम का एक पेज टेबल अपना अलग होगा क्योंकि उसका वर्चुअल स्पेस अलग है और उसको किस फ्रेम में रखा गया है उसका डेटा हमें चाहिए। तो हर प्रोग्राम का एक पेज टेबल बनता है, उसमें इसका वर्चुअल एड्रेस लिखा रहता है और यहाँ पर फिजिकल एड्रेस लिखा रहता है कि इस वर्चुअल एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस है, इस वर्चुअल एड्रेस का ये फिजिकल एड्रेस है। तो वर्चुअल मेमोरी यूज करने से हमारा जो रैम की जो प्रॉब्लम थी, रैम के कम होने की, वो तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है, क्या, हर प्रोसेस के लिए या हर प्रोग्राम के लिए एक पेज टेबल हमें मैनेज करना पड़ता है। तो पेज टेबल भी किससे रिलेटेड है, वर्चुअल मेमोरी से। वर्चुअल मेमोरी से ही मिलता जुलता और इसी का नेक्स्ट वर्जन है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, हमने देखा कि हमने क्या किया था वर्चुअल मेमोरी में, पूरे वर्चुअल स्पेस को हमने सेम साइज के पेजेस में बांट दिया था, है ना। तो उससे क्या समस्या आ रही थी, उससे समस्या ये आ रही थी, समस्या कुछ नहीं आ रही थी लेकिन उसको और इफिशिएंट बनाया जा सकता था। कैसे, कि क्या होता है कि एक प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जैसे इनिशियल कोड होता है कुछ जो कि प्रोग्राम को शुरू करने के काम आता है। अब मान लो एक प्रोग्राम 5 काम करता है तो एक पर्टिकुलर पार्ट ही उसका एक काम करेगा, फिर दूसरा पार्ट दूसरा करेगा, तीसरा पार्ट। तो एक हम क्या करेंगे, ऐसे अपने एप्लीकेशन को उसके काम के हिसाब से उसके कोड को हम सेगमेंट कर देंगे, यानी कि सेगमेंट। अब हम क्या करेंगे, पूरे प्रोग्राम को, पूरे वर्चुअल स्पेस को सेम साइज में ना बांटकर सेगमेंट के साइज में बांटेंगे। यानी कि जैसे इनिशियल कोड का हमने एक सेगमेंट बना लिया, है ना,
MP3 प्ले करने का एक सेगमेंट बना लिया, वीडियो प्ले करने का एक सेगमेंट बना लिया। मान लो हमारा कोई प्लेयर था हमारा एप्लीकेशन, तो उसमें इनिशियलाइजेशन का एक अलग पार्ट है, वो केवल इनिशियलाइजेशन के काम करता है वो कोड, तो हमने उसको अलग करके एक सेगमेंट बना लिया उसका, ठीक है। हम ये पेजिंग ही कर रहे हैं, ध्यान रखें आप, उस पर्टिकुलर कोड को जो कि ये काम करता है उसको हमने अलग कर दिया, और एक दूसरा जो कि केवल MP3 प्ले करता है उस वाले पार्ट को अलग कर दिया, वीडियो प्ले करने वाले पार्ट को अलग कर दिया। तो हमारे पास 3 सेगमेंट बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो रैम है, इस रैम में हम क्या करेंगे, जब वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो खाली हमें इस सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इस सेगमेंट को हम ले आकर रैम में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, CPU को डेटा देते रहेंगे। जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो अब हमें फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम इसको हटा सकते हैं। फिर अगर मान लो हमने वीडियो प्ले किया तो खाली हम वीडियो वाले सेगमेंट को ले आकर इस रैम में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ से CPU को वीडियो प्ले करने के लिए कि इसी सेगमेंट के किसी न किसी कोड की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से देते रहेंगे CPU को, हमें फिर से यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस टाइम को कम कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें CPU पर्टिकुलर अभी काम कर रहा है उस सेगमेंट को ले जाकर हम कहाँ रख दें, रैम में रख दें, तो इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन को मैनेज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेगमेंट टेबल। क्या यूज किया जाता है, सेगमेंट टेबल। इसके आगे हम जाएं उससे पहले आप ये समझ लो कि सेगमेंटेशन को मैनेज करना, चूंकि ये आप देख रहे हैं कि ये रैम को ये प्रोसेस को और आसान बना रहा है, ये डाटा अवेलेबिलिटी को और इजी बना रहा है, लेकिन इसको मैनेज करना पेजिंग या वर्चुअल मेमोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ता है सेगमेंट टेबल को या सेगमेंटेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसका एक और फायदा ये होता है कि रैम में आप डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स बना सकते हैं। अब सेम साइज का फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट साइज के आप रैम के पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट का जो साइज है वो फिक्स नहीं है, वो डिफरेंट साइज का है ना। स्टार्टिंग कोड हो सकता है 10 KB का हो, जबकि MP3 वाला हो सकता है 15 KB का हो, और वीडियो प्ले वाला हो सकता है 50 KB का हो। तो सेगमेंट के काम के हिसाब से उसके साइज चेंज होंगे, ठीक है। वेरिएबल साइज इसको कहते हैं, वेरिएबल साइज। तो यहां से 2 चीजें आप समझें कि जो पेजिंग होता है, पेजिंग में क्या होता है, साइज वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट साइज होता है पेज का, फिक्स है, सारे पेज का साइज एक ही होगा। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या होता है, पेजेस का जो साइज होता है, वो सेगमेंट्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है ना, डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका रैम है और इसमें ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, और आपके पास 4-5 प्रोग्राम रन कर रहे हैं, और हर प्रोग्राम का अपना वर्चुअल स्पेस है, ठीक है। ये P1 है प्रोग्राम 1, एक प्रोग्राम 2 है, मान लो 2 ही फिलहाल एग्जांपल लेते हैं, और इसमें डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स बने हुए हैं। जैसे ये पहला सेगमेंट है इसका, ये दूसरा, ये तीसरा। साइज आप इसके हिसाब से ही लगा लें कौन कितना बड़ा है ना। इसका ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ठीक है। आप साइज देख रहे हैं, पहले वाले का ज़्यादा है। अब क्या होगा, जब CPU रन कर रहा है इन दोनों प्रोसेस को, तो इसके किसी न किसी सेगमेंट को एक्सेस करने का मांग करेगा। तो मान लो उसने पहले दूसरे वाले सेगमेंट की मांग की, तो ये जो दूसरा यहाँ आ रहा होगा, अब रैम में तो फिक्स साइज के कुछ मेमोरी ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो अब इनमें से वो किस में जाए, फिक्स साइज के मतलब सबका साइज अलग अलग है, इसमें रैम में पहले से भी डेटा रहा होगा, है ना। तो रैम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस के कारण कोई डेटा कहीं भी स्टोर हो सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम लाइन से स्टोर हो, कोई भी कहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है उसका ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ऑक्युपाइड है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट ऑक्युपाइड है, ये यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, इस वाले पार्ट को आप यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक इतना खाली है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना खाली है, आपको इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं डेटा रखना है। तो जब आप इस सेगमेंट को उठाकर यहाँ लाएंगे, तो आप कैसे चुनेंगे कि आप यहाँ रखें कि यहाँ रखें, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये डिसाइड करने की जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं पार्टीशन टेक्निक, पार्टीशन टेक्निक या पार्टीशनिंग कहते हैं ना। इसमें क्या किया जाता है कि आपके पास जब एक सेगमेंट आया, तो आप आकर रैम में देखते हैं कि कहाँ रखें। तो इसके 3 टेक्निक है पार्टीशनिंग के। पहला होता है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट का मतलब है आप रैम के 0 वाले लोकेशन से शुरू करिए, और जहां भी आपको इतना मेमोरी मिलता है, पहली बार जहां इतनी मेमोरी मिल जाए जितने में कि ये सेगमेंट आ जाए, आप वहीं पर इस सेगमेंट को स्टोर कर दीजिए।
इसे कहते हैं फर्स्ट फिट मेथड। दूसरा एक क्या है, बेस्ट फिट मेथड। बेस्ट फिट मेथड का मतलब क्या होता है कि आप क्या करिए, पूरे रैम को पहले स्कैन करिए और जितने जितने उसको जहां जहां मेमोरी ब्लॉक बचे हुए हैं उसको सभी को शुरू से लेकर अंत तक पूरे रैम को छान मारिए और देखिए कि जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स बीच बीच में बचे हुए हैं उसमें से किसमें इसको 2 नंबर वाले के या जो जिसको स्टोर करना है उसको स्टोर करने पर सबसे कम एक्स्ट्रा मेमोरी बच रही है। मान लो ये वाला था, ये जो 2 वाला है ये 10 KB का है और आपके पास शुरू से मतलब रैम में 5 जगह मेमोरी खाली है। एक जगह 5 KB खाली है, एक जगह 15 KB खाली है, एक जगह 16 KB खाली है और एक जगह 12 KB खाली है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये 10 KB डेटा रखने पर कौन से मेमोरी ब्लॉक में मैं इस 10 KB को रखूं कि सबसे कम एक्स्ट्रा बचे। तो आप देखेंगे कि इसमें रखने पर 5 वाले में तो फिट ही नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे। 15 KB में 5, इसको देखेंगे कि यहाँ 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ 6 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है। तो अब इसमें से 12 KB वाले को चुनेंगे और 12 KB वाला जहाँ जो भी मेमोरी ब्लॉक होगा वहाँ पर इसको स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए 2 नेक्स्ट स्टोरेज के लिए 2 KB बच जाएगा। तो बेस्ट फिट इसको कहते हैं। क्या करता है वो, पूरे रैम को स्कैन करता है, सारे जितने भी बचे हुए मेमोरी ब्लॉक्स उसमें मैच करवाता है कि जो हमारा अभी रिक्वेस्ट आया है उसको रखने पर सबसे कम कहाँ बच रहा है वहाँ पर उस मेमोरी उस डेटा को रख देगा। इसे कहेंगे बेस्ट फिट मेथड। और तीसरा क्या है, वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट मेथड भी क्या करता है, पूरे रैम को स्कैन करेगा लेकिन ये चेक करेगा कि सबसे ज्यादा कहां बच रहा है, सबसे ज्यादा कहां बच रहा है। तो अगर यहां पर हम वर्स्ट फिट यूज कर रहे होते तो ये इसमें तो होगा ही नहीं फिट, इसको छोड़ देंगे। बाकी तीनों में देखिए सबसे ज्यादा कहां बच रहा है, 16 KB वाले में। तो वर्स्ट फिट के केस में क्या करेगा, ये इस वाले जहां पर इस 16 KB बचा हुआ है हमारे रैम में वहां पर ले जाकर इस 10 KB को रख देगा और यहां रखने से हमारे पास क्या बचेगा, 6 KB जो है बच जाएगा नेक्स्ट जो हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगे उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये 3 मेथड्स हैं किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, कहां पर, रैम में पार्टीशनिंग करने के लिए। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। इसमें सबसे जो सही है वो कौन है, बेस्ट फिट ही सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, अब ये रिजल्ट देने का क्या लफड़ा है, रिजल्ट देने का लफड़ा ये है कि मान लो ये आपका रैम है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने क्या किया, यहां पर डेटा स्टोर किया और यहां पर केवल 1 KB बचा हुआ है, ठीक है। ये यहां पर डेटा स्टोर्ड है, यहां पर डेटा स्टोर्ड है और 1 KB बचा हुआ है, ठीक है। और यहां पर भी डेटा स्टोर है, यहां 2 KB बचा हुआ है और ये पूरा फुलफिल है, ये भी पूरा फुलफिल है और यहां भी डेटा स्टोर है लेकिन यहां पर थोड़ा सा डेटा बचा हुआ है, कितना, 2 KB, ठीक है। और आपके पास 4 KB का एक रिक्वेस्ट आया कि 4 KB डेटा का एक सेगमेंट मुझे स्टोर करना है इस रैम में, ठीक। अब आप देखें 4 KB कहीं नहीं बचा हुआ है, लेकिन अगर आप जो बचा हुआ है कहीं कहीं देखें 1 KB, 2 KB और 2 KB, तो इसको मिलाएंगे तो 4 KB बन जाएगा। तो 4 KB डेटा आपके रैम में है लेकिन आप इसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक साथ नहीं है। इसे कहते हैं, ऐसे इशू को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे इशू को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। आपका जो रैम है वो फ्रेगमेंट हो गया, टुकड़ों में बट गया, अब आप उस टुकड़े का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस फ्रेगमेंटेशन के इशू से बचने के लिए हमें ये पार्टीशनिंग का डिफरेंट टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो इसमें से 3 टेक्निक बने हैं, ज्यादा यूज होते हैं, बट उसमें से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है वो कौन है, बेस्ट फिट। और फ्रेगमेंटेशन की भी मैं बात बता दूं, ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। बस आपको इतना नाम ही जानना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि रैम में मेमोरी होते हुए भी आप उसको यूज न कर पाए, क्यों, क्योंकि वो एक साथ नहीं है। ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इस फ्रेगमेंटेशन ये होगा ही, ये होता ही है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। कम करने के लिए हम कौन सा पार्टीशनिंग मेथड यूज करते हैं, बेस्ट फिट मेथड। जबकि इसके अलावा भी 2 टेक्निक और हैं, फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक में आई थिंक कि इतने सारे टॉपिक से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एटलीस्ट सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसमें और भी बहुत गहराई है। अगर आप उस गहराई तक जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाइनरी सिस्टम और गेट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।